हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम पैरा समरी के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहले हम समरी पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि सबसे ऑप्टिमल आंसर कौन सा है। ठीक है, चलो आओ एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पीपल साइमल्टेनियसली क्रिएट काउंटर फैक्चुअल ऑल्टरनेटिव्स टू रियलिटी व्हेन दे थिंक if only or what if and imagine how the past could have been different. The mind computes counterfactuals for many reasons. ठीक है, पीपल रियलिटी के ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं जिनको काउंटर फैक्चुअल्स कहते हैं। दो तरह के काउंटर फैक्चुअल्स होते हैं, इफ ओनली और व्हाट इफ। ठीक है, यहां से आगे पढ़ते हैं। काउंटर फैक्चुअल्स एक्सप्लेन द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। They implicate various relationships, including casual ones, and they affect intentions and decisions. They modulate emotions such as regret, relief, and they support moral judgment such as blame. ठीक है, काउंटर फैक्चुअल हमें पास्ट और फ्यूचर का सेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से काउंटर फैक्चुअल होते हैं? ओनली इफ और व्हाट इफ। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू क्रिएट काउंटर फैक्चुअल्स डेवलप थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू रीजनिंग अबाउट अदर पीपल्स बिलीव्स इंक्लूडिंग देयर फॉल्स बिलीव्स। ठीक है, चाइल्डहुड से ही काउंटर फैक्चुअल बनाने की हमारी स्किल डेवलप होने लग जाती है और उससे फायदा क्या होता है? रीजनिंग बिल्ड होती है अदर पीपल बिलीव्स के लिए और इंक्लूडिंग देयर फॉल्स बिलीव्स। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे तो इतना मुश्किल नहीं था ये पैराग्राफ। एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं सबसे ऑप्टिमल आंसर कौन सा है। पीपल क्रिएट काउंटर फैक्चुअल ऑल्टरनेटिव टू रियलिटी फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, ये बात तो सही है। कई सारे रीजन लिखे हुए हैं काउंटर फैक्चुअल क्रिएट करने के, इंक्लूडिंग रीजनिंग अबाउट अदर पीपल्स बिलीव। ये तो नैरो हो गया। वेरियस रीजन लिखा तो इंक्लूडिंग रीजनिंग अबाउट अदर पीपल बिलीव भी इन्हीं वेरियस रीजन में आ गया ना। अचानक से नैरो बात क्यों कर दी इसने? तो ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, इतना मुझे समझ में आ गया। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हेल्प्स टू रिवर्स पास्ट एंड फ्यूचर एक्शंस। रिवर्स तो कर ही नहीं सकता, हम तो बस सेंस बना सकते हैं पास्ट की एंड फ्यूचर की। काउंटर फैक्चुअल क्रिएट करके हम कोई सिचुएशन को रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं। तो बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक बार ऑप्शन सी पढ़ते हैं। काउंटर फैक्चुअल ऑल्टरनेटिव्स टू रियलिटी आर क्रिएटेड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन ही जैसा है, इतना तो सही है। एंड इज पार्ट ऑफ वंस डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी सही है। चाइल्डहुड से ही डेवलपमेंट चालू हो जाती है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की। तो मुझे सी सही ऑप्शन लग रहा है, तो मैं सी को अभी रहने देता हूं। एक बार डी पढ़ लेता हूं। काउंटर फैक्चुअल्स हेल्प पीपल टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर बाय अंडरस्टैंडिंग इंटेंशंस एंड मेकिंग डिसीजंस। ये तो नैरो हो गया, यहां सिर्फ फ्यूचर की बात क्यों करी है? पास्ट कहां गया? पास्ट को जस्टिफाई करने के लिए इमोशंस लाइक रिग्रेट, रिलीफ एंड ब्लेम, जजमेंट्स, इनको भी जस्टिफाई करने के लिए हम काउंटर फैक्चुअल्स बनाते हैं। तो ये नैरो है, ए ऑप्शन जैसे। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे क्या कहता है? द वेट ऑफ सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन इज हार्डली अ न्यू फिनोमिनन। मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हमेशा से रही है ह्यूमन लाइफ के अंदर, but it has become particularly draining over recent years, perhaps because expectations themselves are so multifarious and contradictory. तो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी ना, वो डिप्लीट हो रही है, ये लिखा हुआ है, वो कम होती जा रही है क्योंकि वो मल्टीफेरियस है और कॉन्ट्रडिक्टरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द परफेक्शनिज्म ऑफ 1950s was rooted in the norms of mass culture and captured in famous advertising images of the ideal white American family that now seems self-satiring. ठीक है, सेल्फ सटायर लगता है। जो पहले की इमेज दिखाते थे ना ये व्हाइट अमेरिकन फैमिली के बारे में, वो अब एक सेल्फ सटायर लगता है, वो खुद में ही एक मजाक लगता है, वो एक जोक बन के रह गया है। ठीक है, सेल्फ सटायर का मतलब समझ में आता है ना सबको? इन दैट एरा परफेक्शनिज्म मेंट सीमलेसली conforming to values, behavior and appearance, chiseled confidence for men, demure graciousness for women. The perfectionist was under pressure to look like everyone else, only more so. The perfectionist of today by contrast, ठीक है, ये perfectionist of past की बात हो रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है द परफेक्शनिस्ट ऑफ टुडे बाय कॉन्ट्रास्ट।
ये आज लिख देता हूं यहाँ पे, आज के परफेक्शनिज्म के बारे में अब क्या बोला है, फील एन ऑब्लिगेशन टू स्टैंड आउट थ्रू देयर idiosyncratic स्टाइल एंड wit if they are to gain a foothold in the attention economy। तो चलो इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं और एक शैडो आंसर बनाते हैं। पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट के अंदर जो परफेक्शनिस्ट लोग थे वो कॉपी करते थे, एक आइडियल सोसाइटी के अंदर एक आइडियल इमेज थी जिसको वो लोग कॉपी करते थे। आज क्या हो रहा है, प्रेजेंट के अंदर क्या हो रहा है, प्रेजेंट के अंदर क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी है इसीलिए स्टैंड आउट करना बहुत ईजी है, सॉरी स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी है। स्टैंड आउट करेंगे तभी अटेंशन इकोनॉमी में वो सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, हमारा कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए। चलो एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, दो लॉन्ग स्टैंडिंग द प्रेशर टू अपीयर परफेक्ट एंड देयर बाय अट्रैक्ट अटेंशन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम वन ऑफ कन्फॉर्मिज्म टू वन ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिज्म। मेरे को ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, मैं तो इसको ही मार्क करना चाहता हूँ। वन ऑफ कॉन्फॉर्मिज्म, इसका मतलब पास्ट में क्या था, सब लोग कॉपी कर रहे थे जैसा चल रहा था, तो ये वन ऑफ कॉन्फॉर्मिज्म हो गया ना। और वन ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिज्म, आजकल लोग स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन तो मुझे सही सा लग रहा है, तो मैं इसको सर्कल करके एक बार बाकी ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ कि वो गलत क्यों है। द प्रेशर टू अपीयर परफेक्ट हैज बीन द cause of tension and conflict because the idea itself has been a state of flux and hard to define। नहीं, हम डिफाइन कर तो पा रहे हैं, पहले कॉन्फॉर्मिस्ट था अब नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट आइडिया है, तो डेफिनेशन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक बार सी ऑप्शन देखते हैं, द डिजायर टू अट्रैक्ट अटेंशन इज सो डीप रूटेड इन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस दैट पीपल आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ्स टू अचीव इट। ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो एलियन है, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है पैराग्राफ के अंदर। एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं अब, द इमेज ऑफ परफेक्शनिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन एंड परपेचुएटेड बाय द मीडिया एंड पीपल डू देयर बेस्ट टू अडेयर टू दिस आइडल्स। नहीं, ये तो सिर्फ पास्ट की बात थी, प्रेजेंट की बात कहाँ है, प्रेजेंट की बात तो इसमें लिखी ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नैरो हो गया। नैरो ऑप्शन को तो हम वैसे ही टिक नहीं करते पैरासमरी में, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, कार्टोग्राफर्स डिजाइन एंड क्रिएट मैप्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट फिनोमिना लोकेटेड समवेयर ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, मैप कौन बनाता है, मैप कार्टोग्राफर्स बनाते हैं, इतना हमें फर्स्ट टाइम से समझ में आता है। इन द पास्ट कार्टोग्राफर्स डिड नॉट वरी टू मच अबाउट हु वाज गोइंग टू रीड देयर मैप्स, क्योंकि पास्ट में इंटरनेट नहीं था, तो कार्टोग्राफर्स को इतनी टेंशन नहीं होती होगी कि उनका मैप पढ़ने कौन वाला है, वो कुछ भी बना देते थे। ऑल्दो सम सिंपल यूजेबिलिटी रिसर्च वाज डन लाइक कंपेयरिंग वेदर सर्कल और बार सिंबल्स वर्क बेस्ट, कार्टोग्राफर्स न्यू हाउ टू मेक मैप्स। ठीक है, कुछ कुछ रिसर्च होती थी, लेकिन कार्टोग्राफर्स को ना टेंशन नहीं होती थी क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो कौन कौन पढ़ने वाला है, तो ये टेंशन फ्री घूमते थे कार्टोग्राफर्स, ये लिख देते हैं। ठीक है, पास्ट में इतना सबको समझ में आता है। आगे चलते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ थे। दिस हैज चेंज नाउ हाउएवर ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स टुडे। अब देख रहे हो यहाँ इन्फ्लेक्शन है, यहां से यहां तक पास्ट की बात हो रही थी, यहां से यहां तक पास्ट की बात हो रही थी, अब टुडे लिख दिया। एक सेकेंड, इसके बाद टुडे की बात हो रही है। टुडे मैप रीडर्स आर मोर डिमांडिंग mostly because of the tools they use to read maps. Cartographers who are also influenced by these trends are now more interested in seeing if their products are effective, efficient and appreciated। ठीक है, पहले कार्टोग्राफर को टेंशन नहीं होती थी, अब कार्टोग्राफर थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं कार्टोग्राफर, क्योंकि लोगों के पास मैप पढ़ने की अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं, और कार्टोग्राफर्स भी चाहते हैं कि उनके मैप्स एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और सब लोग उसे अप्रिशिएट करें। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना पैराग्राफ क्या था। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दिस न्यू इनोवेशंस। ऐसा तो कुछ पैराग्राफ में लिखा ही नहीं है, तो मैं इसको सीधा सीधा क्रॉस कर सकता हूँ। मॉडर्न मैप मेकर्स इवेल्युएट अ मैप्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर यूजर थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल ही एलियन है दोनों, मेरे को तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा।
जिसको भी ये पैराग्राफ समझ नहीं आया एक बार दोबारा रीड करना, आपको सीधा पता लग जाएगा बी और ए ऑप्शन गलत क्यों। ठीक है, टुडे कार्टोग्राफर्स आल्सो नीड टू लुक इनटू द यूजेबिलिटी ऑफ मैप्स बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ये मुझे सही लग रहा है। अब आप कहोगे ये नैरो आंसर है, मैं कहूंगा नहीं, पर पॉइंट क्या था? पॉइंट यही तो था कि पहले कार्टोग्राफर टेंशन फ्री घूमते थे, अब नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसकी वजह से उनको एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एप्रिसिएशन भी देखना पड़ता है अपने मैप का। तो सी मुझे एक अच्छा कंटेंडर लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं डी भी पढ़ लेता हूं, क्या पता डी ज्यादा ऑप्टिमल आंसर हो। मैप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन एंड देयरफॉर मैप रीडर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग। बिल्कुल गलत, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो फिर से एलियन है, ये तो पॉइंट ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया सी। ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कहता है? recent important scientific findings have emerged from crossing the boundaries of scientific fields। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फाइंडिंग्स हुई है ना, वो बाउंड्रीज क्रॉस करके हुई है साइंटिफिक फील्ड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे स्टेम फ्रॉम फिजिसिस्ट कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड अदर्स। तो फिजिसिस्ट जब इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर पाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ये लिख ही देते हैं ऊपर। ठीक है, टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट आवर वर्ल्ड बट फिजिसिस्ट एंड देयर पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स ऑफन फाइंड देयर कल्चर्स आउट ऑफ सिंक। पर उनको ना कोलैबोरेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उनके कल्चर्स आउट ऑफ सिंक होते हैं। ठीक है, फिजिसिस्ट कोलैबोरेट तो करते हैं पर ढंग से कोलैबोरेट नहीं कर पाते क्योंकि कल्चर्स आउट ऑफ सिंक होते हैं। फॉर वन फिजिसिस्ट ऑफन डिस्कार्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग ब्रॉड पैटर्न्स। फॉर अदर साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट रेडिली डिस्पोज्ड। ठीक है, अदर साइंटिस्ट के पास उतनी इंफॉर्मेशन डिस्पोजेबल नहीं होती जितनी फिजिसिस्ट आके डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एक बार आगे पढ़ लेते हैं। फर्दर मेनी नॉन फिजिसिस्ट आर अनकंफर्टेबल विद मैथमेटिकल मॉडल्स। तो फिजिसिस्ट तो मैथमेटिकल मॉडल्स में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कोई सोशोलॉजिस्ट आ जाता है या बायोलॉजिस्ट आ जाता है, उनको मैथ समझ नहीं आती। तो यहाँ पे कल्चर्स का डिफरेंस दिखता है ना हमें कि इन दोनों को मैथ्स नहीं आती, या लिख देते हैं इन दोनों को मैथ्स नहीं आती लेकिन फिजिसिस्ट को मैथ्स आती है। ये कल्चरल डिफरेंस हो गया क्योंकि उनकी डिग्री के अंदर मैथ्स पढ़नी होती है उन्हें। स्टिल द डिजायर टू वर्क ऑन समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इज रियल एंड देयर आर क्लियर बेनिफिट्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ व्यूज। ठीक है, ये लाइन पढ़ो जरा। इतनी सारी दिक्कतें हैं कोलैबोरेशन करने में फिजिसिस्ट को बायोलॉजिस्ट के साथ, सोशोलॉजिस्ट के साथ, फिर भी कुछ नया फाइंड करने की लालसा जो है वो रियल है। नया फाइंड सब लोग करना चाहते हैं और इसके क्लियर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो कोलिजन ऑफ व्यूज होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से कुछ नया सोचने का और नई रिसर्च का स्कोप भी खुलता है। तो चाहे कल्चर आउट ऑफ सिंक हो लेकिन हमेशा ह्यूमैनिटी को फायदा होता है। लास्ट लाइन हमें क्या बताती है कि ह्यूमंस को इस सब डिफिकल्टीज के बाद भी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है इन लोगों की कोलैबोरेशन से। ठीक है, सबको समझ में आता है इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। फिजिसिस्ट हैव सक्सेसफुली बरीड देयर डिफरेंस ऑन रिसर्च मेथड। गलत, सीधा गलत, मैं तो आगे पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि वो सक्सेसफुली बरी तो कर नहीं पाए हैं। यहां बोला है कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी फायदा होता है। यहां तो लिख दिया कल्चरल डिफरेंसेस ही खत्म कर दिए, तो ऑप्शन है तो गलत है। सबको समझ में आ गया? ऑप्शन बी पे चलते हैं। Large data sets and mathematical models in physics research combined with the research methods of non-physicist collaborators have yielded important scientific findings। लार्ज डेटा सेट की बात कहाँ हुई है भाई? ऊपर कहीं लार्ज डेटा सेट की बात हुई नहीं है, ये एलियन है, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, सी पढ़ लेते हैं एक बार और डी पढ़ लेते हैं। पहले सी पढ़ते हैं। द डिजायर टू डाइवर्सिफाई देयर रिसर्च एंड आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस has led to several collaboration between physicists and other social scientists। social scientist, वैसे कोलैबोरेशन तो हुआ है, कोलैबोरेशन तो हुआ है, पर यहां डिफरेंसेस की बात हुई। यहां बात हुई है डिजायर टू डाइवर्सिफाई देयर रिसर्च या फिर टू फाइंड समथिंग डिफरेंट फाइल करना। और यहां तो एक सेल्फिश बात हो गई है मुझे लग रहा है। बस
अपनी रिसर्च को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो कोलैबोरेशन करते हैं, जो कि पॉइंट नहीं था। पॉइंट क्या था? ह्यूमंस की डेवलपमेंट होती है जब वो कोलैबोरेट करते हैं और कुछ डिफरेंट फाइंड करने की लालसा रियल है। ठीक है, एक बार ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, सी को अभी मैं कट नहीं कर रहा। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन देयर रिसर्च स्टाइल्स, physicists research collaborations with scholars from other disciplines have yielded important scientific findings। ये सबसे होलिस्टिक आंसर लग रहा है मुझे, सबसे होलिस्टिक है, सबसे ऑप्टिमल है। अब आप देख पा रहे हो क्यों सी ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि सी नैरो है, नैरो है, और मैं तो कहता हूं रॉन्ग है, रॉन्ग ही है। डी अच्छी तरह समराइज कर पा रहा है कि उनके डिफरेंसेस होते हैं, फिर भी ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए वो लोग कोलैबोरेट करते हैं क्योंकि उनको कुछ न्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए सी भी गलत हो गया और हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो आज के लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। John Cleese told Fox News Digital that comedians do not have freedom to be funny in 2022। तो यहाँ पे कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो गई है कॉमेडियंस के, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिख देता हूं मैं। इस लाइन में बोला है कि 2022 में कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं बची है कॉमेडियंस के पास। ठीक है, there's always been limitations on what they are allowed to say, Cleese said। I think it's particularly worrying at the moment because you can only create in an atmosphere of freedom where you are not checking everything you say critically before you move on। कह रहा है कि कुछ भी ना ऐसे क्रिएटिव बन नहीं पाएगा। क्लीस क्या कहता है कि जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी ना कॉमेडियंस को, तब तक कुछ क्रिएटिव बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो सारा टाइम अपनी बैक चेक कर रहे होंगे कि उन्होंने क्या बोला है, तो वो फनी कैसे बोल पाएंगे। तो अभी तक तो लग रहा है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What you have to be able to do is to build without knowing where you are going because you are never been there before। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब कोई कॉमेडियन जोक लिखता है ना, तो उसके बैक ऑफ द माइंड पे ये नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, वो किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो वहां पे कभी गया ही नहीं है। वो पहली बार उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा है, उस जोक को एक्सप्लोर कर रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए कॉमेडियंस को। दैट्स व्हाट क्रिएटिविटी इज, you have to be allowed to build, and a lot of comedians now are sitting there, and when they think of something they say something like, can I get away with it? I don't think so. So and so got into trouble and he said that, oh she said that, you see what I mean? And that's the death of creativity। जब भी कॉमेडियन ऐसी बातें सोचते हैं ना कि मैं क्या ये डार्क जोक मार सकता हूं, और फिर उनको लगता है नहीं नहीं समय रैना फंस गया था, फलाना फलाना कॉमेडियन फंस गया था, तो उनकी क्रिएटिविटी की डेथ हो जाती है। सबको समझ में आ गया? अब एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कॉमेडियंस आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम सेइंग व्हाट दे वांट एंड दैट इज द डेथ ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। बिल्कुल गलत, एक्सट्रीम ऑप्शन, इतना एक्सट्रीम ऑप्शन है कि मैं इसको टिक नहीं करूंगा। यहां पे बोला है कि कॉमेडियंस को फ्री स्पीच एब्सोल्युटली देनी चाहिए ताकि उनकी क्रिएटिविटी जिंदा रहे और वो टेंशन फ्री जो जोक मारना है वो मार पाए। पर यहाँ तो एंड ऑफ दिस आउट फॉर्म ही बोल दिया, कॉमेडी खत्म कर दी, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन एक्सट्रीम है, इसीलिए ए ऑप्शन गलत है। सबको लॉजिक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। कॉमेडियंस मस्ट नॉट चेक व्हाट दे थिंक एंड से, दे मस्ट गो वेयर नो वन हैज गॉन बिफोर। ये भी एक्सट्रीम है। ये थोड़ी बोला है कि उनको कुछ भी बोल देना चाहिए और हर बार ऐसी जगहों पे ही जाना चाहिए जहां पे कोई नहीं गया है, ये नहीं बोला, बिल्कुल भी ये नहीं बोला, आप गलत मत समझना। उसने बोला है कि जब कॉमेडियंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ऐसे जोक्स को जो थोड़ी रिस्की हो सकते हैं, तो उनके बैक ऑफ द माइंड पे ये नहीं रहना चाहिए कि वो फंस सकते हैं, ये बोला है। ना कि ये बोला है कि मस्ट नॉट चेक, ये भी एक्सट्रीम हो गया, ये दोनों एक्सट्रीम है, इसलिए मैं इसको भी क्रॉस कर दूंगा। फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी आर एसेंशियल फॉर कॉमेडी। बिल्कुल सही, फ्रीडम भी और क्रिएटिविटी भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है कॉमेडी के लिए। फियर अबाउट ऑफेंडिंग पीपल हिंडर्स ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं गया, थोड़ी सी ओरिजिनलिटी की बात तो हुई है पैराग्राफ के अंदर। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैन नॉट वर्क टुगेदर एक्सट्रीम। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ।
कॉमेडियंस मस्ट फर्स्ट बी क्रिएटिव एंड लेटर बी क्रिटिकल, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो एलियन है, ये तो फ्लो ही एलियन है ऑप्शन डी में जो दे रखा है। इसलिए हमारा सबसे ऑप्टिमल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप सबको ये 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 5 पैरा जंबल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।